Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our social studies book of class 6th in this video. Dear students, we have completed the lesson number 1st in our previous videos and it is the 5th video of question answers. ये आज का जो वीडियो है वो क्वेश्चन आंसर्स का 5वां वीडियो है एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट लेसन आल्सो इन आवर प्रीवियस वीडियोस. फर्स्ट लेसन तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं, साथ में क्वेश्चन आंसर्स के 4 वीडियोस भी मैं पोस्ट कर चुका हूं आपके लिए और ये आज का वीडियो है 5वां वीडियो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड एंड इट इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस फर्स्ट लेसन. आज का ये वीडियो फर्स्ट लेसन का लास्ट वीडियो होगा. आफ्टर दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट लेसन एंड इट्स क्वेश्चन आंसर्स एंड वी विल स्टार्ट द सेकेंड लेसन आफ्टर दिस टुडेज वीडियो. आज का ये वीडियो लेसन नंबर फर्स्ट का ये लास्ट वीडियो है. इससे पहले क्वेश्चन आंसर्स के 4 वीडियोस आप सुन चुके होंगे, ध्यान से देख चुके होंगे. And I hope you have completed all the written works related to these 4 videos. इन पिछले 4 वीडियो जो कि मैं क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड आपके लिए पोस्ट कर चुका हूं. आशा करता हूं कि आपने उन 4 वीडियोस में जो भी क्वेश्चन आंसर्स बताए गए हैं उनका रिटन वर्क कंप्लीट कर लिया होगा. और बार बार जैसा कि मैं कहता रहता हूं, अपनी हैंड राइटिंग का स्पेशली आप ध्यान रखें. हैंड राइटिंग मिनिमम इस लेवल की होनी ही चाहिए जिसको आप भी इजीली रीड कर सके और टीचर भी इजीली रीड कर सके. और हमारी हैंड राइटिंग धीरे धीरे इम्प्रूव होती जानी चाहिए और बहुत ही सुंदर और अच्छी हैंड राइटिंग का हमारा लेवल आ जाना चाहिए. इसका हम लोग ध्यान रखें. लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स टुडेज वीडियो ऑफ क्वेश्चन आंसर्स. आज का ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स का, जो कि है पार्ट 5th 5वां भाग एंड इट्स नेम इज NCERT कॉर्नर. और ये जो लास्ट पोर्शन है इस लेसन का उसका नेम है NCERT कॉर्नर. ये जो इसका हेडिंग लगा हुआ है ये आप अपनी नोटबुक में भी जरूर लगाएं और जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनको फॉलो करते हुए वर्क करें और जो भी वर्क रिटर्न में आपके नोटबुक में होता जाता है उसको साथ में लर्न भी करते जाएं. नाउ लेट्स रिकॉल. आइए फिर से याद करें. रिकॉल करना यानी याद करना या चीजों को पुनः अपने माइंड में लेकर आना. लेट्स रिकॉल. आइए पुनः स्मरण करें. क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग. निम्नलिखित को मिलाइए, मैच कीजिए. देयर आर 2 कॉलम्स हियर. यहां पर 2 कॉलम बने हुए हैं. इट इज कॉलम 1 एंड इट इज कॉलम 2. वी हैव टू मैच द करेक्ट आंसर ऑफ कॉलम नंबर 2 विद कॉलम नंबर A. कॉलम नंबर 2 में जो करेक्ट आंसर है उसको हमें मैच करना है कॉलम नंबर 1 से. लेट्स रीड द थिंग्स विच आर गिवन इन कॉलम नंबर 1. आइए पढ़ते हैं एक बार कॉलम नंबर 1 में क्या दिया हुआ है. इन कॉलम नंबर 1 देयर आर. कॉलम नंबर 1 में दिया हुआ है फर्स्ट इज नर्मदा वैली. नर्मदा वैली यानी नर्मदा की घाटी ये यहां पर दी हुई है. नंबर 2 पे दिया हुआ है मगध. नंबर 3 पर दिया हुआ है गारो हिल्स. नंबर 4 पर दिया हुआ है इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज यानी सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां. और गंगा वैली यानी गंगा की जो घाटियां हैं, गंगा की जो घाटी है वो. इसके सामने जो कॉलम नंबर B है आइए देखते हैं उसमें क्या लिखा है. द फर्स्ट बिग किंगडम. पहला बड़ा साम्राज्य, ये सबसे पहले लिखा है. सेकंड पर है हंटिंग एंड गैदरिंग यानी शिकार करना और चीजों को इकट्ठा करना. नंबर 3 पर है सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स एगो. नंबर 4 यानी कि 2500 वर्ष पहले के शहर. नंबर 4 पर दिया गया है अर्ली एग्रीकल्चर यानी
प्राचीन कृषि, बहुत पुराने समय की खेती। और नंबर 5 पर दिया गया है द फर्स्ट सिटीज, यानी पहले शहर। तो हम लोग जब हमने स्टार्टिंग में, अब इस लेसन का जब स्टार्टिंग था, तो वहां पर इनमें से काफी चीजें हमने लर्न की थी कि नर्मदा वैली जो है, मैं आपको शो करना चाहूंगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कहां पर नर्मदा वैली का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। देखिए, नर्मदा वैली का डिस्क्रिप्शन यहां हमने सेकंड पेज पर पढ़ा था, और इसके साथ लिखा हुआ था नर्मदा रिवर वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट इनहेबिटेड लैंड्स इन इंडिया। द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस एरिया वर स्किल्ड गैदरर एंड हंटर्स। कि ये सबसे प्राचीन इनहेबिटेंट, यानी सबसे पुराने जो नागरिक या आवास यहाँ पर नर्मदा नदी के पास में मिले हैं, या नर्मदा नदी के पास में सबसे प्राचीन मनुष्य के रहने के एविडेंस, यानी उनके प्रमाण मिले हैं। और ये जो मनुष्य नर्मदा नदी के किनारों पर रहते थे, उसके बैंक्स पर रहते थे, वो स्किल्ड गैदरर और हंटर होते थे, यानी प्रशिक्षित चीजों को इकट्ठा करने वाले गैदरर, और हंटर्स यानी शिकारी और संग्राहक होते थे, हंटर और गैदरर होते थे। तो हम नर्मदा रिवर के साथ में मैच करेंगे हंटर और गैदरर्स को। तो यहां हमने नर्मदा वैली यानी नर्मदा की जो घाटी है वहां उसको मैच कर दिया है हंटिंग एंड गैदरिंग से, क्योंकि वहां नर्मदा वैली में जो लोग रहते थे, हालांकि वो सबसे प्राचीन इनहैबिटेशन वहां पर मिलता है, यानी आवास मिलता है वहां पर लोगों का, लेकिन वो लोग काम क्या करते थे, वो हंटिंग और गैदरिंग का काम करते थे, यानी शिकार करने का और चीजों को इकट्ठा करने का काम करते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू मैच नर्मदा वैली विद हंटिंग एंड गैदरिंग। इसलिए आपको नर्मदा वैली को हंटिंग और गैदरिंग से मैच करना है। लेट्स सी द सेकंड, मगध। तो मगध जो था वो सबसे पहला बड़ा साम्राज्य था। ये भी हम लोगों ने उसी सेकंड पेज पर पढ़ा था कि सबसे जो बड़े साम्राज्य, पावरफुल जो साम्राज्य थे वो मगध, उनमें से एक जो था वो मगध था। ये भी हमने पढ़ लिया था। मैं आपको बताना चाहूंगा तो यहां पर मैं इस पैराग्राफ को बताना चाहूंगा। पावरफुल किंगडम्स, ये जो देखिए इसमें यहां पर गंगा वैली का, यहां पर गंगा वैली का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहां पर चल रहा है। गंगा वैली के अंदर अबाउट 2500 ईयर्स एगो, तो यहां पर जो सबसे बड़े जो साम्राज्य, पावरफुल किंगडम्स जो हुए थे, पावरफुल किंगडम्स लाइक द मौर्याज, द गुप्ताज, द मुगल्स फ्लरिश्ड इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो ये बड़े बड़े जो साम्राज्य हुए थे ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, यानी गंगा नदी के पास में हुए थे। और साथ ही गंगा जो वैली थी, इसके साथ में एक फैक्ट जो जुड़ा हुआ है वो है अबाउट 2500 ईयर्स एगो और लार्ज सिटीज फ्लरिश्ड। तो गंगा वैली के पास में 2500 ईयर्स एगो लार्ज जो सिटीज थी वो फ्लरिश्ड हुई, यानी बड़ी बड़ी जो शहर हुए वो फ्लरिश हुए। तो आइए देखते हैं गंगा वैली को हम किससे मैच कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास में जो गंगा वैली थी उससे हमने मैच कर दिया सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स एगो। 2500 साल पहले की जो सिटीज थे वो हमने गंगा वैली के साथ में इसको मैच कर दिया है। इसके साथ में मगध की बात आ रही थी, तो मगध जो है द फर्स्ट बिग किंगडम, ये भी डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा है कि मगध जो साम्राज्य था, हम जानते हैं अभी जो बिहार है, गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के किनारे
जो बड़ा साम्राज्य बाद में जो साम्राज्य उद्भव हुए, जो साम्राज्यों का निर्माण हुआ, उसमें से जो मगध साम्राज्य था धीरे धीरे वो सबसे पावरफुल बनता गया। तो यहाँ पर मैं आपको अभी टाइम अपना कंज्यूम होगा, इसलिए मैं आपको शो नहीं कर पाऊंगा। अदरवाइज हम लोगों ने इस लेसन में इसको स्टडी किया है कि जो मगध जो साम्राज्य था, वैसे भी यहाँ पर जो ऑप्शन बचेगा वो द फर्स्ट बिग किंगडम का जो ऑप्शन है वो इनमें से बाकी किसी से मैच नहीं हो सकता है, क्योंकि पहला जो सबसे बड़ा साम्राज्य है वो साम्राज्य का नाम यहाँ पर केवल मगध का ही आया हुआ है, बाकी किसी का नहीं आया हुआ है। और ये फैक्ट भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे बड़ा जो साम्राज्य है वो मगध का साम्राज्य था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसी बुक में। इसी में मैं आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा अपने को सर्च करना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम जो है वो कंज्यूम हो। तो अगला नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला है गारो हिल्स। तो गारो हिल्स जो था वो अर्ली एग्रीकल्चर के लिए था। तो गारो हिल्स का जो वर्णन है वो यहाँ पर आपको इस बुक में गारो हिल्स जो है वो अरुणाचल के आसपास यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ आपको मिल जाएगा द गारो हिल्स सा एग्रीकल्चर बीइंग प्रैक्टिस्ड वाइडली। जो लाइकवाइज यानी यहाँ पर जो सबसे पहला जो द फर्स्ट पीपल टू ग्रो क्रॉप्स इन हैबिटेड रीजन्स, जो फर्स्ट क्रॉप्स जिन्होंने उगाई, पहली फसल जो उगाई वो सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियां हैं नॉर्थ वेस्ट में, वहां पर मिलती है। उसी के जैसे लाइकवाइज यानी वैसे ही द गारो हिल्स सा एग्रीकल्चर, इसी तरह उसी के साथ में जो गारो हिल्स है वो भी एग्रीकल्चर वहां पर देखने को मिली सबसे पहले। यानी इसी के साथ में, लगभग इसी के साथ में ही किरथर और सुलेमान की जो हिल्स थी उसके साथ में ही गारो हिल्स की जो पहाड़ियां हैं वहां पर ये सबसे पहले खेती का जो है वो मिलता है। वो सेम टाइम यानी कंटेम्परेरी है दोनों। तो गारो हिल्स को हमने अर्ली एग्रीकल्चर यानी प्राचीन कृषि से मिला दिया, अभी हमने देखा है वहां पर। अगला है इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। जो इंडस यानी सिंधु नदी है और इसकी जो सहायक नदियां हैं मैं आपको शो करना चाहूंगा। यहां पर देखिए आप, इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज यानी सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं। सा द राइज ऑफ फर्स्ट सिटीज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप में जो फर्स्ट सिटीज यानी पहले जो शहर राइज हुए यानी बने या उभरे, उन वो जो है वो इंडस यानी ये सिंधु नदी और उसकी ट्राइब्यूटरी के यानी उसकी सहायक नदियों के किनारे पर हुए। तो यहां पर हम इसको मैच कर सकते हैं। इंडस एंड ट्राइब्यूटरी को हमने मैच कर दिया द फर्स्ट सिटीज यानी पहले जो शहर बने वो इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज के पास में बने, यानी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारों पर पहले शहरों का उद्भव हुआ, राइज हुए। तो इस तरह से, और गंगा वैली को हम पहले ही मैच कर चुके हैं सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स एगो से। तो इस तरह से हमें ये मैच करने हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इनका करेक्ट आंसर ही इनके सामने लिखें। जैसे नर्मदा वैली, नर्मदा जो वैली है उसका करेक्ट आंसर इसके सामने लिख दें, हंटिंग एंड गैदरिंग। नर्मदा वैली के किनारों पर जो लोग रहते थे वो शिकारी और गैदरिंग यानी चीजों को इकट्ठा करने वाले संग्राहक होते थे। इसी तरह मगध जो था द फर्स्ट बिग किंगडम, सबसे पहला बड़ा साम्राज्य था मगध। उसके बाद गारो हिल्स जो है वहां पर प्राचीन कृषि के प्रमाण मिलते हैं, तो अर्ली एग्रीकल्चर से हमने इसको मैच किया। इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, सिंधु और उसकी सहायक नदियां।
द फर्स्ट सिटीज, पहले जो शहर थे वो यहाँ पर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे पहले शहरों का निर्माण हुआ। ऐसे ही गंगा नदी, गंगा की जो घाटी है वहां पर 2500 सालों पहले सिटीज का राइजिंग हुआ, यानी उभरे सिटीज का उद्भव हुआ। तो ये जो भी इनके आंसर है वो आपको इनको करेक्ट आंसर को इनके ठीक सामने लिखना है। डोंट ट्राई टू मेक दीज टाइप्स ऑफ लाइन्स इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में ये इस तरह की जो आड़ी तिरछी लाइनें हैं ये आप नहीं बनाएं, आप करेक्ट आंसर को उसके सामने लिख दें। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस। लिस्ट यानी सूची बनाइए या बताइए वन मेजर डिफरेंस, एक बड़ा अंतर बताइए या सूची बनाइए बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस में एक बड़ा अंतर बताइए। तो इन दोनों की अगर अपन डेफिनेशंस लिख देते हैं, इनकी परिभाषाएं लिख देते हैं, तो अपने आप इनमें जो डिफरेंशिएट ये हो जाएंगे, यानी इनमें अंतर स्पष्ट हो जाएगा। हम जानते हैं कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है, जो हाथ से लिखी हुई, पुराने प्राचीन समय में जब प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग अपने हाथों से चीजों को लिखते थे और वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहलाती थी। और इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कहीं पर भी जब चीजों को खोद कर लिखा जाता है, भले ही वो स्टोन पर हो, भले ही वो वॉल पर हो, भले ही कोई मेटल पर हो, जब चीजों को इंसाइज किया जाता है यानी उनको खोद कर लिखा जाता है तो वो इंस्क्रिप्शंस कहलाते हैं। तो इन दोनों की जब अपन डेफिनेशंस अगर लिख देते हैं तो वो ये दोनों में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तो हम लोग पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स की डेफिनेशन लिखेंगे और फिर इंस्क्रिप्शंस के बारे में लिखेंगे। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में सबसे पहले लिखेंगे हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी कि हस्तलिपि। आर्कियोलॉजिकल इंस्क्रिप्शंस, मोनामेंट्स, ये लिटरेसी सोर्स में हमें मिलेगा मैन्यूस्क्रिप्ट्स। आप ये रहा। सबसे पहले आप मैन्यूस्क्रिप्ट्स की डेफिनेशन लिखेंगे। पहले आप मैन्यूस्क्रिप्ट्स एक पॉइंट लगा दें, फिर डैश लगा के लिखें। हैंड रिटन रिकॉर्ड्स यानी हाथ से लिखा हुआ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का, एंड कल्चरल मोर्स, और कुछ मोर्स यानी और अधिक, कल्चरल यानी सांस्कृतिक, यानी कोई इवेंट्स के बारे में या कल्चर के बारे में यानी संस्कृति के बारे में, और कुछ जो भी रिटन रिकॉर्ड होता है, हैंड रिटन रिकॉर्ड, हाथ से लिखा हुआ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स एंड कल्चरल मोर्स यानी घटनाओं या संस्कृति के आदि के बारे में, आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। तो ये तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स की डेफिनेशन हो गई। ऐसे ही इंस्क्रिप्शंस की डेफिनेशन यहां से स्टार्ट कर सकते हैं आप। पहले आप पॉइंट लिख दें। नंबर 2, इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स और स्केच। इंस्क्रिप्शन राइटिंग या रेखा चित्र हैं, यानी लिखित सामग्री, या स्केचेज यानी रेखा चित्र हैं। ईच्ड यानी जिनको खोदा जाता है या जिनकी नक्काशी की जाती है। ऑन स्टोन्स यानी पत्थरों पर। पिलर्स यानी खंभों पर। क्ले यानी मिट्टी पर। और कॉपर टेबलेट्स या तांबे की गोलियों पर। एंड आल्सो द वॉल्स ऑफ केव्स, और गुफाओं की दीवारों पर। टेम्पल्स, गुफाओं की दीवारों पर। टेम्पल्स यानी मंदिरों की दीवारों पर। एंड मोनामेंट्स, और स्मारकों की दीवारों पर। इन जगहों पर जो राइटिंग्स यानी कुछ लिखा हुआ हो, या स्केचेज यानी रेखा चित्र बने हुए हों, और इन चीजों को जब ईच्ड किया जाता है यानी कि इनको नक्काशी इनकी की जाती है। नक्काशी यानी इनको जब खोदा जाता है
कहाँ कहाँ खोद सकते हैं ये भी हम लोग लिख चुके हैं। स्टोन यानी पत्थरों पर खुदे हुए मिल सकते हैं, पिलर्स पर, क्ले यानी मिट्टी पर, और कॉपर टेबलेट्स यानी तांबे की गोलियों पर, और केव्स यानी गुफाओं की दीवारों पर, मंदिरों की दीवारों पर, मोनामेंट्स यानी स्मारकों की दीवारों पर। ये इस तरह की जो चीजें खुदी हुई मिलती है वो इंस्क्रिप्शंस कहलाती है। हाथ से लिखी हुई चीजें तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहलाती है, और दीवारों पर और इन सब जगहों पर जब इंसाइज की जाती है चीजें यानी खोदी जाती है तो उनको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लाइक दिस, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है रिटर्न टू रशीदाज क्वेश्चन। रशीदा के प्रश्न के ऊपर लौटिए। अब रशीदा ने क्या प्रश्न किया था, देखिए ये लेसन रशीदा के क्वेश्चन से ही स्टार्ट होता है। रशीदाज क्वेश्चन, जब ये लेसन स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले रशीदा के दिमाग में एक क्वेश्चन आया था। वो क्या आया था? रशीदा वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। रशीदा एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। शी सा ए स्मॉल हेडलाइन। उसने एक छोटी हेडलाइन पढ़ी न्यूज़पेपर में। 100 ईयर्स एगो, 100 साल पहले। शी वंडर्ड, उसको आश्चर्य हुआ। हाउ एनीवन कुड नो, कि कैसे कोई जान सकता है। वॉट हैड हैपन्ड, कि क्या हुआ था। सो मेनी ईयर्स एगो, इतने वर्षों के पहले क्या हुआ था। यानी इतने वर्षों के पहले कोई चीज हुई थी तो आज वो कैसे पता चल सकती है, आज उसके बारे में कैसे पता चल सकता है। तो यहां पर ये जो रशीदा का प्रश्न है कि इतने सालों के पहले की चीज कैसे पता चल सकती है, इसका आंसर हमें लिखना है। क्वेश्चन आपको वो उधर वाला नहीं लिखना है, क्वेश्चन यहीं से लिखना है। रिटर्न टू रशीदाज क्वेश्चन, रशीदा के प्रश्न पर लौटिए। कैन यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, ऑफ सम आंसर्स टू इट, इसका कोई आंसर आप सोच सकते हैं क्या, कि इतने सालों पहले कैसे कोई इतने सालों पहले कैसे लोगों को पता चला होगा इतने सालों के पहले की बातों का। तो हम लोग इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का, वी नो, हम जानते हैं, अबाउट अवर हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, फ्रॉम मैनी टाइप्स ऑफ लिटरेसी सोर्सेज, कई प्रकार के साहित्यिक स्रोतों से, एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। देखिए रशीदा का प्रश्न क्या था कि इतने सालों पहले की जो बातें हैं वो कैसे किसी को पता चलती होगी, तो हम अपनी हिस्ट्री को कैसे जान पाते होंगे। तो यहां पर हमने लिखा है कि हम एक तो लिटरेसी सोर्स, हमने इस लेसन में पढ़ा है कि अपने इतिहास को जानने के 2 प्रकार हैं, एक तो लिटरेसी सोर्स और एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो हमने यहां पर ये लिखा है कि हम अपने इतिहास को, वी नो अबाउट आवर हिस्ट्री, हम जानते हैं अपनी हिस्ट्री को, फ्रॉम मेनी टाइप्स ऑफ लिटरेसी सोर्सेज, कई प्रकार के साहित्यिक स्रोतों से, एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। इस तरह से हम अपनी हिस्ट्री को जान सकते हैं। तो यहां पर रशीदा के मन में दिमाग में जो प्रश्न आया था कि इतने सालों की जो पुरानी बातें हैं वो कैसे पता चल सकती है, वो इसका उत्तर यही है कि हम अपनी इतिहास को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से और लिटरेसी सोर्स से जान सकते हैं। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेक ए लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए, ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स, उन सभी चीजों की, दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड, जो आर्कियोलॉजिस्ट पा सकते हैं। उन सभी ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाइए